हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ इन्फोमैथ्स कोर्स एडयू। आज हम डिस्कस करेंगे निमसेट 2023 मैथ्स पेपर। अप टू 9 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो उसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को पता है कि 2023 का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, पर टफ कहना भी गलत है। हम कहेंगे मोर देन एवरेज आया था। टफ नहीं था, मोर देन एवरेज था। मोर देन एवरेज का मीनिंग होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे थे तो आप कर सकते थे, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं थे, आप क्रैमिंग करके चले गए, तब भी पेपर टफ पेपर था। पर इस टफ पेपर में भी अब कोई बच्चा, एवरेज बच्चा भी मोर देन 20-25 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही सकता था। हाँ, कुछ बच्चों ने 40+ किए, वो अच्छी बात है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं फिर कहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है कोर्स एडयू इन्फोमैथ्स, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो। उसमें ऐसे फ्री वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। प्लस जो हमारी ऐप है कोर्स एडयू, उसको डाउनलोड करो। उसमें भी आपको कई फ्री लेक्चर्स मिलेंगे, फ्री कोर्सेज मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ इंटीग्रेशन एफ इज़ जी देन इंटीग्रेशन दिस। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार हमने पहले भी देखा हुआ है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हम लोगों ने आपको असाइनमेंट्स में भी कराया हुआ है, इवन टेस्ट में इसको रखा हुआ है। ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैं कहूँगा कि टफ क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन एफ जी दी हुई है, हमें ये पूछा गया। तो स्टूडेंट साफ दिख रहा है कि अगर यहाँ पर एक्स क्यूब है तो आगे इसका डेरिवेटिव आ जाए, तो हम इसको 3 से डिवाइड किया। मीन्स हमने क्या किया, हमने इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² होता है। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब को अलग कर दिया, 3x² अलग कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, देखो आप समझ आया कि नहीं आया, पहले बताओ मुझे, समझ आया आपको? हमने क्या किया, हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, पावर 5 को पावर 3 इंटू पावर 2 कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक्स क्यूब को टी पुट करने वाले हैं। पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। उससे क्या होगा, 3x² dx dt हो जाएगा। अब समझ आया मैंने ऐसा क्यों किया था? तो आपकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/3। ये हो गया आपका एफ ऑफ टी, ये भी टी हो गया, टी हो गया, ये एफ ऑफ टी हो गया, ये डी टी हो गया। तो आपकी इंटीग्रेशन होगी टी इंटू एफ ऑफ टी। ये आपकी इंटीग्रेशन होगी। देखो प्लीज़ चेक करो अपने आप, ठीक है? यहाँ आप पहुँच गए। इसके आगे बाई पार्ट्स, ये 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स इसको सोल्व करोगे आप। सो बाई पार्ट्स कैसे करते हैं वो आपको पता ही है। तो कैसे करेंगे बाई पार्ट्स, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस सेकंड फंक्शन। तो क्या करेंगे हम, देखो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/3 तो बाहर आ ही गया, टी इंटू इंटीग्रेशन एफ टी माइनस टी का डेरिवेटिव, मैं सीधा डेरिवेटिव करने वाला हूँ 1। ओके, टी का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन एफ टी देन टोटल इंटीग्रेशन। ये हमें पता है कि हमें क्या होता है, बाई पार्ट्स मैं कर रहा हूँ। स्टूडेंट समझ आ रहा होगा बाई पार्ट्स क्या होता है। बाई पार्ट्स आपको पता है तो ये समझ आ रहा होगा मैंने क्या किया, ये आपके पास आ गया। ओके, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन एफ इंटू जी, आपको पता है फार्मूला जो है हमारे पास, वो फार्मूला लगाया मैंने। यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ टी क्या दी जा रही है मुझे, जी दी जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी, इसकी इंटीग्रेशन क्या दी जा रही है, जी ऑफ समथिंग। तो जी ओ मीन्स दिस इज टी इंटू जी ओ टी माइनस ये अगेन इंटीग्रेशन एफ टी इज जी टी। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए हम। ओके, 1/3 बार है, ये ऐसा हो गया। अब क्या करना चाहिए स्टूडेंट बताओ? आप यहाँ से तो बाहर निकल गए, इंटीग्रेशन एफ टी को जी टी बोल दिया, इंटीग्रेशन एफ टी को जी टी बोल दिया, यहाँ से बाहर निकल गए। अब क्या करना चाहिए? ये तो ठीक है, ये पार्ट तो ठीक है, ये पार्ट आपको चॉइस में मिल जाएगा। ये पार्ट आपको हर चॉइस में मिल रहा है। बोला पहला पार्ट, टी को एक्स क्यूब डाल देंगे, टी को एक्स क्यूब डाल देंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये तीनों में है। मेन बात क्या, ये कैसे हैंडल करेंगे हम? तो टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब। इसको तो कुछ ना करो, पहला पार्ट तो आपका बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, इसको रहने दो, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 चलो मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आपने क्या किया, टी की वैल्यू वापस डाल दी। टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब। ओके, टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब। और डी टी की वैल्यू क्या, फिर 3x² dx। डी टी की वैल्यू क्या है, 3x² dx। यहाँ जो डी टी है उसकी वैल्यू है 3x² dx। अब आपने ये काम कर दिया, टी की वैल्यू एक्स क्यूब डाल दी, डी टी की वैल्यू 3x² dx। अब क्या हो गया, 3 कैंसिल हो गया। अब आपका आंसर क्या रह गया, इस टी की वैल्यू को डाल दो वापस एक्स क्यूब, यहाँ भी टी की वैल्यू को डाल दो एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स क्यूब माइनस दिस एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स क्यूब। देखो कोई चॉइस है,
चेक करो स्टूडेंट, कुछ चॉइस है हमारे पास, तो हम चेक करें इसकी चॉइस कौन सी आ रही है। ये चॉइस आ रही है सेकंड चॉइस, बी चॉइस। तो आपका आंसर आ गया बी चॉइस। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम पहले भी बच्चों को करवा चुके हैं, ये टेस्ट में भी रखा हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके डन स्टूडेंट्स, तो एवरेज क्वेश्चन था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब मुझे बताओ 10th क्वेश्चन कितना सिंपल था, 11th क्वेश्चन भी बड़ी सिंपल है। 11th क्वेश्चन को आराम से देखो, ये क्वेश्चन भी सिंपल कैटेगरी में आता है। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय मोड एक्स माइनस 1। तो लिमिट पूछी गई है -1 पर, लिमिट कहाँ पूछी गई है -1 पर। अच्छी बात है -1 पर पूछी गई है, क्योंकि मोड का जो बिहेवियर चेंज होता है 0 पे होता है। अगर 0 पे पूछी होती फिर दो केस बनते, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। अब लेस देन -1 हमें पता है, जब x आपका लेस देन टेंस टू -1 होगा तो मोड x क्या होगा, मोड x इज नाउ -x। बिल्कुल क्लियर, यहाँ पर एक ही केस बनेगा, बिकॉज जब x लेस देन 0 होता है, जब x लेस देन 0 होता है तो मोड x क्या होता है -x। x क्या है, लेस देन 0 है, टेंस टू -1 मीन्स लेस देन 0, तो मोड x क्या हो गया -x। सो आपकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लिमिट x टेंस टू -1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई -x माइनस 1। ये आपकी इंटीग्रेशन, अब यहाँ सॉरी लिमिट ये आ गई, ये आपकी लिमिट आ गई। और लिमिट आ गई तो अब तो कोई भी लिमिट को, ये तो बड़ी बच्चों वाली लिमिट आ गई, ऊपर से कॉमन लेके जो आप करते हो काम है ना, ये तो आप कोई भी कर सकता है, ये तो किसी के लिए भी सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई माइनस इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कट गया तो ये रह गया, -1 डाल दिया, -2 बाई -1 प्लस 2 आपका आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन था। ओके, लिमिट्स का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, कुछ डरने वाली जरूरत नहीं थी। तो कई बच्चे मोड देख कर डर जाते हैं कि मोड का क्वेश्चन आ गया, बट माइंड में रखो कि टेंस टू -1 था तो मोड x -x हो गया, तो क्वेश्चन ही इतना सिंपल हो गया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सारे क्वेश्चन देखो, कई बच्चे कहते हैं पेपर टफ है, मुझे बताओ कहाँ से टफ है, इतना सिंपल क्वेश्चन फिर से आ गया। फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 कैंडिडेट्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर्स वर 40 एंड 15। मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट स्कोर ऑफ 25, 35 वर मिसरेड एज 52, 53। दो गलतियाँ होगी, 25 को हमने 52 पढ़ लिया, 35 को हमने 53 पढ़ लिया। ये गलती करके हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, पहले वाला। देन करेक्ट मीन क्या है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग टू करेक्ट फिगर्स। आपको पता है कि करेक्ट मीन का फार्मूला क्या होता है, करेक्ट मीन का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। करेक्ट मीन का फार्मूला होता है, बताओ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे हम इसको, ये फार्मूला आपको पता है, क्लासेस का मेन फार्मूला होता है इनकरेक्ट सम। क्या बोलते हैं हम पहले इसको, इनकरेक्ट सम, इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट सम में से इनकरेक्ट वैल्यूज माइनस कर देंगे, इनकरेक्ट सम में से इनकरेक्ट वैल्यूज माइनस करेंगे। ओके, प्लस हम करेक्ट वैल्यूज वापस डाल देंगे, प्लस करेक्ट वैल्यूज वापस डाल देंगे बाय टोटल n। ये हमारा छोटा सा फार्मूला होता है जो हम क्लासेस में बोलते हैं, हर बच्चे को फार्मूला होता है। तो इनकरेक्ट सम क्या होगा, आपको पता है मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है समेशन xi बाय n। तो आपका पुराना जो सम है वो क्या होगा, पुराना सम होगा n इंटू एक्स मीन। तो n क्या था, 100 कैंडिडेट्स थे, और पुराना मीन क्या था, पुराना मीन 40 था, तो 100 इंटू 40, 100 इंटू 40, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट सम आ गया 4000। इनकरेक्ट सम क्या है, 4000। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट सम, हम इसको इनकरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनकरेक्ट वैल्यूज थी, हमने दो वैल्यूज गलत ले ली थी, उसके बेस पर ये वाला मीन आया था, गलत वैल्यू के बेस पर गलत मीन आया था, तभी हमने क्या बोला इनकरेक्ट सम। इनकरेक्ट सम तो 4000 आ गया, और इनकरेक्ट वैल्यूज कौन सी थी जो हमने गलती से पढ़ ली थी, मिसरेड एज 52, 53। 52, 53 दो वैल्यूज आपने ऐसे पढ़ ली थी एक्चुअल, इसको बाहर निकाल दिया, ये वैल्यू गलत थी, इसको बाहर निकाल दिया, बट एक्चुअल वैल्यू को वापस ऐड किया। एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 25 और 35, ये एक्चुअल वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय टोटल n। n तो वही से मिलेगा, n क्या, 100। तो ये छोटी सी बात आपने कर ली,
तो क्या बना देख लो आप स्टूडेंट्स, इसको प्लस माइनस करके। तो मैं देख रहा हूँ 3955 आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा 3955 बाई 100, तो क्या आंसर आ गया 39.55। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन 39.55। अच्छी बात ये होगी कि एक ही चॉइस में 39.55 है, अदरवाइज कोई मुझे बोलता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो, वो मुश्किल क्वेश्चन था। आपको याद होगा कि प्रीवियस एक एनआईटी के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था, वहाँ पर मुझे पूरा लंबा क्वेश्चन करना पड़ा था। इनकरेक्ट आपका करेक्ट मीन निकालना इजी होता है, पर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, अगर ऐसा होता कि दो चॉइस में 39.55 होता, फिर हम फंस गए थे। फंस गए मीन्स टाइम वेस्ट होना था। अब बच के हम आराम से बी चॉइस आई तो कुछ नहीं होता, बस बी चॉइस एक ही जगह 39.55 एक ही चॉइस में है, तो बी चॉइस इज आंसर। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, अब बच गया। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? राइट, नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दिस 13 क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है सिंपल। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, तो मैं तभी बोला है कि कौन कहता है कि 2023 का पेपर टफ पेपर था? कौन कहता है टफ पेपर था? मैं तो आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं आ रही, कोई भी ऐसी बात नहीं समझा रहा जो पता नहीं कहाँ से लेके आया होगा। मैं सिंपल बातें मैं कर रहा हूँ आपके सामने। सो यहाँ पर क्या, ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, अपना सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन है। x इंटू साइन सेकेंड क्यूब। एक्चुअली स्टूडेंट्स को हैबिट पड़ जाती है कि पेपर सिंपल आएगा। जब पेपर सिंपल की बजाय एवरेज आ जाता है तो हम सोचते हैं कि पेपर टफ आ गया। पेपर एवरेज आया था, टफ नहीं आया था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार भी ऐसा ही पेपर आए। ओके, क्योंकि ऐसा पेपर मैं नहीं कहूँगा टफ कैटेगरी है। जो इन्फोमैथ्स का बच्चा है उसको ऐसी चीज़ें बड़ी आराम से सिखाई गई है, तो मेरे ख्याल से तो करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, चॉइसेस भी राइट साइड भी बता रही है, सेकंड स्क्वायर, tan सेकंड स्क्वायर। वैसे भी मुझे पता ही है कि अगर मैं इसको करना चाहूँगा तो इसको सेकंड स्क्वायर को तो रखूँगा अपने पास। इसको 1 बाई सेकंड क्यूब होता क्या है? 1 बाई कॉस क्यूब। सेकंड क्यूब क्या होता है? 1 बाई कॉस क्यूब। एक कॉस इसको दे दो। ओके, एक कॉस इसको दे दो, बाकी सेकंड स्क्वायर अपने पास रखो। बाकी सेकंड स्क्वायर को कुछ ना करो, एक दे दिया, बाकी दो अपने पास रख लिया। ओके, राइट। अब क्या फायदा हुआ? आपको दिख रहा क्या फायदा हुआ? ये बन गया x इंटू 10x इंटू सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन बन गई। अब आपको पता है कि ये आपका फंक्शन है, ये साथ में डेरिवेटिव है, तो इसको मैं बाय पार्ट्स तो करूँगा ही। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूँगा x को, और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लूँगा। ओके, बाय पार्ट्स, तो ये फंक्शन मान लूँगा, डेरिवेटिव मान लूँगा। तो क्या बनेंगे इंटीग्रेशन x इंटू बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन आपको पता ना, f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g। तो इसकी इंटीग्रेशन मैं करने जा रहा हूँ। अगर कहते हो तो एक स्टेप में कर लेनी चाहिए। देखो आपके ऊपर डिपेंड होता है, अगर आप जितना टाइम वेस्ट करोगे वो टाइम आपका ही वेस्ट होगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या है? tan को t माना, साथ में dt हो गया, और सीधा कर सकते हो तो बेस्ट होता है। चलो मैं एक स्टेप ज़्यादा ले लेता हूँ आपके लिए एक स्टेप ज़्यादा ले रहा हूँ, अदरवाइज सीधा क्वेश्चन ईजी होता था। माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ tan इंटू सेकंड स्क्वायर, tan इंटू सेकंड स्क्वायर, दिस टोटल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हर बच्चे को पता है क्या होता है बाय पार्ट्स। तो ये बन गया, tan को t माना, सेकंड स्क्वायर dt हो गया, ये हो गया x इंटू tan स्क्वायर बाय 2। ये भी होगी, x को t माना, ये हो गया दिस अगेन tan स्क्वायर बाय 2, अगेन इंटीग्रेशन tan स्क्वायर बाय 2। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो पहला पार्ट तो बड़ा इजी किया था, सेकंड पार्ट भी इजी है, बट थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी जो बड़ी इजी। मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन माइंड में हो जाएगा। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अब सब कुछ आपको नहीं बोल सकता कि कैसे आप फास्ट करोगे, तो मुझे आपके सामने करना पड़ रहा है क्वेश्चन को। अदरवाइज tan स्क्वायर को क्या बोलेंगे? सेकंड स्क्वायर माइनस 1, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x और 1 की इंटीग्रेशन x। हम -1 है तो -x प्लस c। अब आपका इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है। tan स्क्वायर को क्या बोला? सेकंड स्क्वायर माइनस 1, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan हो गई और -1 की इंटीग्रेशन x हो गई। यहाँ तक पहुँच गया हम। अब स्टूडेंट्स, अब देखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन होगी, अब चॉइसेस के वे से कहाँ पहुँचे हम लोग। तो चॉइसेस के वे से अभी तक हमारा कुछ भी ज़्यादा मैच नहीं हो रहा। तो अगर मैं tan स्क्वायर को थोड़ा सा मैच होना शुरू हो गया, और मैं tan स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर माइनस 1 बोल देता हूँ, tan स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर माइनस 1 बोल देते हैं, तो शायद कुछ स्टार्ट तो हो गया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट हो गया? ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? सेकंड स्क्वायर माइनस 1 बोला है, सेकंड स्क्वायर माइनस 1 बोला है, तो उससे क्या फ़ायदा हो गया? -x/2
प्लस एक्स बाय 2 कट गया, माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 कट गया, तो एक पार्ट तो मुझे दिखना शुरू हो गया एक्स बाय 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स बाय 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स दिखना शुरू हो गया। वो tan x है बाई एक्स भी है, tan x बाई एक्स है, तो अगर आपको tan x बाई एक्स करना है तो डेफिनेटली x बाय 2 दिस इज माइनस, सॉरी बीच में माइनस था, मैंने इरेज कर दिया था, ये बीच में माइनस है, मैं इसको माइनस कर देता हूँ पहले, ये बीच में माइनस हाफ था, प्लस नहीं था माइनस था, ये आपका ना ये आ गया था, इसको यहाँ ब्रैकेट लगाया था, ठीक है। तो ये आपका पास आ गया था माइनस, अब आपने इसको एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पहुँच गए। ओके, अब देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ तक पहुँच गया। अब कंपेयर करो अपनी गिवन से, क्या है, तो हाफ तो बाहर आ ही जाएगा, हाफ तो कॉमन आ जाएगा, तो एफ एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, एक्स आ गई, एफ एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू एक्स आ गई, जी एक्स इंटू डैट, तो अगेन जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स आ गई। आपने हाफ को बाहर कर दिया, हाफ को बाहर कर दिया, ऐसे वहाँ पर किया जा रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स आ गई और जी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आ गई। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इन दोनों का जो सम है वो क्या है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों का सम है 0, तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू, सम इज 0, सो आंसर इज सी चॉइस। अगेन सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे सिंपल जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जा रहा 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, इवन 10th क्वेश्चन, अभी तक मुझे कोई मुश्किल नहीं आई, ऐसा क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं समझाया जिसमें बड़ी टाइम लगा होगा या समझाने में बड़ी प्रॉब्लम आई होगी। इवन मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रहा कि आपको लिख के दे दिया, सीधा मैंने पेन चला दिया, अब मैं लेके चलूँगा कि आप स्टूडेंट हो, आप आराम से चीज़ को सीख रहे हो, मैं ये लेके नहीं चला कि मैंने विद इन 5 मिनट्स 10 क्वेश्चन करके जाने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 तो रिपीट है, कई बार एनआईटी में आ चुका हुआ है, इसका आंसर बच्चों को वैसे ही याद होता है, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। कभी हमने प्रीवियस ईयर पेपर किए हुए हैं तो मोर देन 3 to 5 टाइम्स एक क्वेश्चन पूछा गया। सो फिर भी मैं कर देता हूँ आपके लिए, क्या पूछा, क्या बताया गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 6 times द, पेरीमीटर मीन्स a प्लस b प्लस c, 6 times द अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन ऑफ द एंगल्स, perimeter is 6 times the arithmetic means of sines of the angle। ये हमारे पास ओके 6 times the arithmetic mean of sines of the angle, ये हमें बोला गया है। एक और चीज बताई गई है a is equal to 1, चलो वो देखेंगे हम, क्या मांग रहा है हमसे एंगल a पूछ रहा है, एंगल a हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, आपको पता है कि जब a आ जाए, साइन ए के साथ साइन ए आ जाए, b के साथ साइन b आ जाए, तो आपको पता है बाय साइन लो क्या बोलता है बच्चों, साइन लो क्या कहता है, a इज इक्वल टू के साइन ए, b इज इक्वल टू के साइन बी, c इज इक्वल टू के साइन सी। इसको पुट कर दो, इसको पुट कर दो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू, दिस इज 2 रह गया, 6/3 2 हो गया, 2 टाइम्स साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब आपका आप देख रहे हो ये आपका कॉमन आगे कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन है, k2 आ गया। अब k2 आ गया, हमें चाहिए, हमें तो एंगल a चाहिए। आपको पता है कि a की वैल्यू क्या है, k साइन ए है, a की वैल्यू क्या k साइन ए है, k आपको पता है, a आपको पता है, k आपको पता है, a आपको पता है, तो साइन a भी आपको पता ही। फिर a की वैल्यू क्या ली अभी आपने, a की वैल्यू क्या 1 है, k की वैल्यू 2 है, साइन a, तो साइन a की वैल्यू क्या होगी 1/2, 1/2 मीन्स एंगल इज नाउ 30 डिग्री, सो एंगल a क्या हो गया 30 डिग्री, सो आंसर इज डी चॉइस। ओके बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका हुआ है, तो मैं कहूँगा कि सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये, तो ये इसका तो आंसर भी आपको याद था। ओके स्टूडेंट, डन हो गया ये, जिसने पहले नहीं किया उसको भी मैंने करवा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन तो इतना जीरो लेवल भी नहीं है, मैं बोलूँगा जीरो लेवल भी नहीं है, बट कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए हैं, बड़ी हैरानी की बात है। रीजन बीइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एनआईटी में आता ही नहीं है, ये बच्चों ने अज्यूम किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर एनआईटी में नहीं आता, पता नहीं किसने बताया, किसने कहा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई बार आ चुके हैं, तो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर जब तो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सर आया नहीं, ऐसा है आपके सामने
जीरो लेवल का क्वेश्चन आया, कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए, कई बच्चे, कुछ कम भी नहीं, बड़े बच्चे। क्यों? सर चैप्टर नहीं किया, हमें लगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आना नहीं है, बट ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक्स के क्या है, आपको पता है एक्स के क्या है, एक्स के क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट आराम से देखो, एक्स के क्या है, थोड़ा सा मुझे बताओ एक्स के क्या है। एक्स के को हम क्या बोलते हैं, सीज 2 पाई के बाई एन, सीज 2 पाई के बाई एन। ये क्या है, cos थीटा प्लस आर्टा साइन थीटा क्या होता है, सीज थीटा। आपको पता है ना बच्चों, cos थीटा प्लस आर्टा साइन थीटा क्या होता है, सीज थीटा। ये क्या होगा, सीज 2 के पाई बाई एन। और ये होते क्या है, फ्रॉम 1 टू n, फ्रॉम 1 टू n क्या होते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये 1 टू n, अगर मैं k की वैल्यू 1 टू n लेता हूँ, k की वैल्यू मैं 1 टू n लेता हूँ, ये क्या बनते हैं, ये बन गए nth रूट्स ऑफ यूनिटी। दीज आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इनका सम क्या होगा फिर, अगर nth रूट यूनिटी है तो इनका सम क्या होगा, अगर पूरे nth रूट है तो सम क्या होता है, 0। कंप्लीट अगर nth रूट है, कंप्लीट nth रूट है तो इनका सम क्या होगा, 0। सो आंसर इज नाउ बी चॉइस, बिना बेंच चलाए बी चॉइस। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है, कहाँ ही मुश्किल है, इससे आसान क्वेश्चन कोई क्या देगा आपको। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 16 देखा, 15 कितना इजी क्वेश्चन था, 16 तो वो भी इजी, 16 तो बिल्कुल इजी। ये क्वेश्चन भी निमसेट में 2 बार रिपीट हो चुका हुआ है, ये रिपीट भी हो चुका क्वेश्चन। सो ए एम बी मैट्रिक्स क्या बोला जा रहा है, बी इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए। तो ये आपको वैसे भी पता होगा, हम इसको दोनों साइड को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा दिस, ए से लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू बी, ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया, ए इंटू ए इनवर्स आई, आई मीन्स आई इंटू समथिंग, समथिंग होता है, ये हमारे पास आ गया, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। सो क्वेश्चन हमारे पास क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, 2ab बोल देते हैं, वही गलती करते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं 2ab, 2ab नहीं बोलना, वो नंबर सिस्टम में होता है, मैथ्स में नहीं होता। मैथ्स में क्या बोला जाएगा, ab प्लस बी ए, बट यहाँ पर ab इज इक्वल टू माइनस बी ए, ab इज इक्वल टू माइनस बी ए डाल दोगे तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ab को माइनस बी ए डाल दिया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आंसर इज वेरी सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं तो बता ही दूँ आपको कि पेपर इतना सिंपल था, पता नहीं क्यों आप टफ कह रहे हो, पेपर तो सिंपल है, आपके सामने क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन हम क्लासेस में करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने क्लासेस लगाई हैं तो ये क्वेश्चन भी सिंपल होगा। इफ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स मेक्स इक्वल एंगल विद ईच ऑफ द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आपको पता है एंगल विथ 3 एक्सिस अल्फा बीटा गामा, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पर अगर वो एंगल इक्वल एंगल बना रहा है, लेट इक्वल एंगल भी अल्फा, मैं एंगल को अल्फा बोल देता हूँ, उसने इक्वल एंगल बनाया, लेट एंगल भी अल्फा, लेट एंगल बी अल्फा। तो तीनों से इक्वल एंगल बनाया तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए। और सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोस के अल्फा प्लस कोस के अल्फा प्लस कोस के अल्फा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बच्चों, 1 होता है। सो 3 कोस के अल्फा 1 हो गया, तो कोस अल्फा प्लस माइनस हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 1/√3 आ गया। ये कोस अल्फा क्या आ गया, प्लस माइनस 1/√3। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या कह रहा है हमें आगे, आगे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, हमें एक मैग्नीट्यूड दे रहा है वेक्टर ए का, हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रहा है, हमें मैग्नीट्यूड क्या पता है 5। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ईच ऑफ एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, मोड ए कोस अल्फा। आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्शन क्या होता है ऑन ईच एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन ईच एक्सिस क्या होता है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑन ईच एक्सिस क्या होता है, मोड ए cos अल्फा, प्रोजेक्शन ऑन ईच एक्सिस मोड ए cos अल्फा। ओके, तो तीनों का सम हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, तो तीनों का सम मीन्स इन तीनों का सम, 3 प्रोजेक्शन होगी ना 3 एक्सिस पे, इन तीनों का सम क्या होगा, 3 टाइम्स मोड ए cos अल्फा,
3 टाइम्स मोड ए कॉस अल्फा, बस इतनी सी बात है। अब आपको पता है कि 3 टाइम्स मोड ए क्या, मोड ए तो 5 है, और कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा 1/√3 ले लो, बिकॉज आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसको कॉस अल्फा को प्लस वाला ले लिया, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हो गया 5 × √3। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप बताओ क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में, क्या मुश्किल था, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सम ऑफ प्रोजेक्शंस ऑन एक्सिस। प्रोजेक्शन क्या होता है, मोड ए कॉस अल्फा। हर बच्चे को पता है प्रोजेक्शन क्या होता है, वेक्टर ए की वेक्टर बी पे क्या प्रोजेक्शन होती है, मोड ए कॉस अल्फा। पता ना आपको, वेक्टर ए की वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन मोड ए कॉस अल्फा। ओके, वही हम नहीं लगाया कि उसकी एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन मोड ए कॉस अल्फा। ओके, तो बस ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। 18 क्वेश्चन तो पता नहीं मैं आपको कितना करवाता हूँ क्लासेस में। 18 क्वेश्चन तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, लोग के अंदर डाल दिया, वो डाल दिया, ओड के अंदर ओड डाल दिया, कई ओड मिला दिए, कई इवन मिला दिए। ये बिल्कुल बाई चांस वही क्वेश्चन आ गया जो मैं क्लासेस में बोलता हूँ, बिल्कुल डिट्टो होगा। नोट्स चेक करोगे तो वही क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली ये 2 फंक्शन है, एक फंक्शन यहाँ पर है log x प्लस √x²+1, इसको मैं नाम दे देता हूँ g, इसको नाम दे दिया g। और एक फंक्शन है यहाँ पर, वो कौन सा, x3। ये मैं क्लासेस में बच्चों को समझाता हूँ। सो f यहाँ क्या बना, हमने x3 को यहाँ डाल दिया, तो ये बन गया g कंपोजिशन h। अगर ये आप करोगे g के अंदर h डाल दोगे तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा। g के अंदर जहाँ पे x है वहाँ x3 डाल दोगे, जहाँ पे x है वहाँ पे x3 डाल दोगे तो वो फंक्शन बनेगा। मीन्स ये फंक्शन कौन सा है, ऑड फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड में जो ऑड डालते हो, कंपोजिशन ऑफ 2 ऑड फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ 2 ऑड फंक्शन इज ऑलवेज ऑड। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो कंपोजिशन भी क्या होगी, ऑड होगी। कंपोजिशन ऑफ 2 ऑड इज ऑलवेज ऑड, ये आपको पता ही है। ओके, ये आपको सबको क्लासेस में पता है, कंपोजिशन 2 ऑड क्या होती है, ऑड होती है। तो ये अगर ऑड है तो उस केस में तो ग्राफ क्या होता है, उस केस में अगर फंक्शन ऑड होता है तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। When function is odd, graph is symmetrical about origin, तो answer should be B choice. Function is odd function, so graph is symmetric about origin, तो answer क्या आ गया, second choice। बिना पेन चलाए second choice आ सकता है। तभी मैंने बोला ना कि क्वेश्चन इतने आसान थे, पता नहीं क्यों आप टफ बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 19 कितना आसान है, देखो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन X, A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X, यूनियन इक्वल टू इंटरसेक्शन, वहां पर इंटरसेक्शन सॉरी इक्वल टू इंटरसेक्शन है, या यूनियन इक्वल टू यूनियन है। ये तभी पॉसिबल है, आपको मैं क्लासेस में बोलता हूँ, ये तभी पॉसिबल है व्हेन सेट A इज इक्वल टू सेट B। व्हेन सेट A इज इक्वल टू सेट B तो आंसर इज C चॉइस। तो इसमें तो पेन भी नहीं चलाना आपको, ये तो बिना पेन चलाने वाला क्वेश्चन आ गया। यूनियन हो गया, यूनियन इक्वल टू यूनियन, इंटरसेक्शन इक्वल टू इंटरसेक्शन, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ A इज इक्वल टू B, सो आंसर इज C चॉइस, बिना पेन चलाए। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन सिंपल, that A B be 2 unit vectors, 2A plus B is 3 units। तो क्या करना है इसमें, इससे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लासेस में किए हैं। तो वो क्या कर रहा है, मोड ऑफ दिस A P M B 2 यूनिट वेक्टर, इट मीन्स मोड A 1 है, मोड B 1 है। ये तो बड़ा सिंपल सी बात बोल दी उसने। और 2A plus B 3 यूनिट्स, मतलब कि इसका जो मोड है वो 3 यूनिट्स है, इसका जो मोड है 3 यूनिट्स है। विच वन इज ट्रू, तो आपको पता है जब कभी अकेला मोड दिया जाए तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। कभी अकेला मोड दिया जाए उसका स्क्वायर कर दिया, क्यों स्क्वायर करते हैं वही आपको पता ही है। स्क्वायर क्यों करते हैं, बिकॉज मोड ए स्क्वायर क्या होता है, मोड ए स्क्वायर सभी बच्चों को पता, हमारा फेवरेट रिजल्ट। मोड ए स्क्वायर क्या होता है, A डॉट ए, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 2A प्लस बी डॉट 2A प्लस बी, दिस इक्वल टू 9। अब इसको ओपन करो तो क्या बनेगा, 4A डॉट ए 2A डॉट बी 2A डॉट बी 4 टाइम्स A डॉट बी प्लस B डॉट बी, दिस इक्वल टू 9। यहां पहुंच गए हम। और A डॉट ए क्या होता है, मोड ए स्क्वायर होता है। A डॉट ए क्या होता है, मोड ए स्क्वायर होता है। क्या चाहिए, क्या हमें चाहिए कि A और B के बीच का एंगल चाहिए, दिया परपेंडिकुलर, दिया पैरेलल। तो चलो 4 टाइम्स A डॉट बी, A डॉट बी क्या होता है, मोड ए मोड बी कॉस अल्फा, उनके बीच का एंगल, प्लस मोड बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 9। ये हमारे पास आ गया। नाउ A एंड B आर यूनिट वेक्टर्स, वो क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, तो A भी 1 1 1 1 1 डालते रहो आप,
4 इंटू 1 इंटू, चलो सीधा डाल दो, a को 1 डाल दिया, यहाँ पर भी 1 1 डाल दिया, ओके, कॉस अल्फा हो गया, वो भी 1 डाल दिया, 9 हो गया, तो ये 4 + 1 5 हुआ, 5 वहाँ जाके 4 हो गया, तो कॉस अल्फा आ गया, 4/4 1 हो गया, कॉस अल्फा 1 आ गया, कॉस अल्फा क्या आ गया, 1 आ गया, देख सकते हो ना, 4 वहाँ गया, तो 4 + 1 5, 5 वहाँ गया, 4 हो गया, 4/4 1 हो गया। सो एंगल क्या हो गया, कॉस अल्फा 1 मीन्स एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, और दो वेक्टर के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल 0 हो गया। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है, जब दो वेक्टर के बीच एंगल 0 होता है, वेक्टर क्या होती हैं, पैरेलल। सो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, वेरी सिंपल। सो ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, सो आंसर इज फर्स्ट चॉइस। सो सिंपल क्वेश्चन, ओके, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, कितना सिंपल क्वेश्चन था बताओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ओके, डन नाउ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सभी बच्चों को एक छोटा सा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a क्या होता है, n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला बड़ा कॉमन फार्मूला है, जिसको नहीं भी आता वो वैसे भी कर सकता है, बिना फार्मूले की भी कर सकता है। अगर फार्मूला आता है तो बड़ी अच्छी बात है। ये फार्मूला वहाँ भी लगेगा, वहाँ भी लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लगा फार्मूला, x टेंड्स टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 बाई x माइनस 1, 4 इंटू क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड होगी 4 इंटू 1 की पावर 3, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी 4 इंटू 1 की पावर 3, है ना, होगी नहीं होगी, या सीधा 4 बोल दो, आपकी मर्जी है, ओके। तो ऊपर वाली लिमिट क्या होगी, इसको भी x माइनस k से डिवाइड किया, इसको भी x माइनस, आप कहते हो एक स्टेप में ज़्यादा कर देता हूँ, अगर आप कह रहे हो तो मैं एक स्टेप ज़्यादा कर लेता हूँ आपके लिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन माइंड में हो गया था, ये क्वेश्चन माइंड में हो जाता है, मैं जस्ट आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। अदरवाइज क्वेश्चन इतना सिंपल है कि इसको ऊपर भी x माइनस k से डिवाइड कर दिया और नीचे भी x माइनस k से डिवाइड कर दिया, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, किसी बच्चे को ये ना लगे कि मैं कोई स्टेप माइंड में कर गया हूँ, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये आ गया, ये तो आपको समझ आ गया, ये लिमिट तो सीधा ही 4 इंटू 1 की पावर 3 बन गई, 4 बन गई, वो क्या बन गई 3 इंटू ऊपर न्यूमरेटर क्या बन गया, बाय दिस फार्मूला 3k², ये क्या बन गया 2k, 3k², ये बन गया 2k बन गया। अब तो समझ आ गया होगा आपको, ओके। अब ये k कट गया, क्या बन गया बताओ स्टूडेंट्स, 4 इज इक्वल टू 3/2k, 4 इज इक्वल टू 3/2k, तो k की वैल्यू आ गई 8/3। सो सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन था। सो k की वैल्यू क्या आ गई 8/3, कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो जो हमारे अच्छे बच्चे थे, मैं पहले बता चुका हूँ कि 42 से 45 क्वेश्चन इस पेपर में करके आए थे। कई बच्चे कहते हैं सर इस पेपर में 30-35 क्वेश्चन करने भी मुश्किल थे, बट हमारे स्टूडेंट्स ने 42 to 45 इस पेपर में अटैम्प्ट किए, और एक बच्चे ने नहीं किए, 3-4 बच्चों ने, 3-4 मिनिमम बच्चों ने अटैम्प्ट किए, 35 से ऊपर तो कई बच्चों ने अटैम्प्ट किए। रीज़न क्या था कि सारे ऑलमोस्ट टाइप्स हमने की हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये मैं स्पेशल सेट थ्योरी में बोलता हूँ, सेट थ्योरी में स्पेशल टाइप बोलता हूँ ये वाली, और बड़ी एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको मैं सेट थ्योरी में, हमेशा बोलता भी हूँ कि वो IIT का क्वेश्चन था, बाई चांस बिल्कुल वही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जो मैं क्लासेस में बोलता था, थोड़ा सा बस वो डाटा चेंज कर दिया उसने, ओके। नाउ लेट R बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन A हैविंग 10 एलिमेंट्स। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, एवरी A इज देयर, एवरी A इज देयर। इफ M इज नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन R, तो क्या होगा, M की वैल्यू क्या होगी। देखो पहली बात है, जिस बच्चे को कभी नहीं भी पता है उसको मैं इतनी सी बात बता दूं कि अगर सेट के अगर n एलिमेंट्स है, सेट के अगर आपके n एलिमेंट्स है, सपोज करते हैं एलिमेंट कौन से हैं, मैं सपोज करता हूँ एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 10, अगर मुझे उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो 1 1 तो वहाँ होना ही चाहिए, 2 2 भी वहाँ होना चाहिए, अप टू 10 तो पक्का होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये एलिमेंट्स तो वहाँ होने ही चाहिए। यहाँ पर अगर 10 एलिमेंट्स है तो यहाँ 10 एलिमेंट्स होने ही चाहिए। हाँ इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में अगर इसके अलावा मैं 1 2 जोड़ दूँ, मैं एक्स्ट्रा 1 2 लगा दूँ, एक्स्ट्रा 2 3 लगा दूँ, एक्स्ट्रा 3 1 लगा दूँ, तो ये जो भी मैं कोई भी पेयर ले लूँ इसमें से, तो रिफ्लेक्सिव तो हो चुका ना। रिफ्लेक्सिव मीन्स एवरी ए इज देयर। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मिनिमम 10 एलिमेंट्स तो पक्का ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 10 एलिमेंट्स है तो यहाँ पर 10 आइडेंटिकल पेयर तो पक्का चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मिनिमम 10 एलिमेंट्स चाहिए, 10 से ऊपर भी ले सकते हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ दो, 1 2 1 3 सो बनी।
सो मैनी एलिमेंट्स, वो कुछ भी जोड़ सकते हो आप। तो मिनिमम एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। वो कह रहा है कि इफ़ m इज नंबर एलिमेंट्स इन रिलेशन, और यहाँ पर m एलिमेंट्स है तो m क्या होना चाहिए, मिनिमम m क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मिनिमम m क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मिनिमम 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उसमें मिनिमम m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। सो सिंपल क्वेश्चन, क्लियर, सिंपल था ना, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 IIT मेंस का क्वेश्चन था। ओके, तो 2023 में IIT में पूछा गया और 2022 में पूछा गया, मोस्ट प्रोबेबली 2022 में। तो 2023 में हमारे NITs में आ गया, 22 में IIT में आया, 23 में NITs में आ गया। बट ये क्वेश्चन बड़ी पुराना क्वेश्चन है। इफ़ द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की रेंज चाहिए हमें इन द इंटरवल 0 to पाई सच दैट पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। ये आर्टिकल हम क्लासेस में कितना बोलते हैं, पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। तो क्या करते हैं ऐसे आर्टिकल में, इस पॉइंट को उसमें डाल देंगे, उस पॉइंट को उसमें डाल देंगे, दोनों को डाल देंगे। अगर कोई लाइन हमारे पास ऐसी हो AX पर BY + C0, तो दो पॉइंट अगर सेम साइड पे होते हैं, ये वाला पॉइंट और सेम साइड पे होते हैं, हम क्या बोलते हैं, फिर दोनों को उसमें डाल देते हैं। तो AX1 + BY1 + C इंटू AX2 + BY2 + C हैव द सेम साइन। तो क्या होता है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0। ये हमारा आर्टिकल होता है एक्चुअल। दो पॉइंट सेम साइड पे है तो दिस प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। बस ये आर्टिकल यहाँ लगाना था आपने। सो पहला पॉइंट जो है वो है cos थीटा sin थीटा। सो cos थीटा + sin थीटा, cos थीटा + sin थीटा -1। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 3 सो 3 + 2 -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ से ये तो 4 बन गया, 4 इंटू cos थीटा + sin थीटा -1 ग्रेटर देन 0। 4 तो हटा दो, 4 तो पॉजिटिव नंबर है। सो cos थीटा + sin थीटा ग्रेटर देन 1। यहाँ तक पहुँच गए हम। तो बड़ा सिंपल से चल रहे हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं आ रही। cos थीटा + sin थीटा हर बच्चे को पता है कि हम क्या करते हैं, √2 से डिवाइड किया, √2 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड पे √2 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड पे √2 से डिवाइड कर दो। वो तो आपको पता ही है कि ये हमारी पुरानी चीज़ है। जब भी ऐसी चीज़ आती है A sin थीटा + B cos थीटा, कभी भी A sin थीटा + B cos थीटा आता है, डिवाइड बोथ साइड विद √A² + B², डिवाइड बोथ साइड विद √2। यहाँ तक पहुँच गया। तो क्या बन गया स्टूडेंट से, अब इसको साइन का फॉर्मूला बनाओ या कॉस का फॉर्मूला बनाओ, आपकी मर्जी है। इसको साइन का फॉर्मूला बनाओ या कॉस का बनाओ, मैं साइन का बना देता हूँ। साइन थीटा + π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2, ग्रेटर देन 1/√2। ये हमारे पास आ गया। अब साइन कब 1/√2 से बड़ा होता है, साइन कब 1/√2 से बड़ा होता है, √2 का 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है 3π/4। हमें एंगल किसके बीच में चाहिए, एंगल चाहिए लाई इन द 0 to पाई। हमें एंगल चाहिए 0 to पाई के बीच में। चलो पहले हम देखते हैं कि ये एंगल किसके बीच में आ रहा है। सो थीटा + π/4 शुड नाउ, थीटा + π/4 शुड लाई बिटवीन किसके बीच में, π/4 to 3π/4, इसके बीच में लाई करना चाहिए। ओके, देखा आपने, इसके बीच में लाई करेगा तभी वो हमारे पास ग्रेटर देन 1/√2 आएगा। सो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0। ये उधर गया 2π/4। सो थीटा लाई बिटवीन 0 to π/2। So simple question now. So theta lie between 0 to π/2. So answer is now A choice. Done. थोड़ा सा बेटर था, बाकियों से बेटर था। जितने क्वेश्चन पीछे किए हैं, जो पीछे क्वेश्चन किए तो बड़े सिंपल थे, उतना सिंपल था, बट थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो मुश्किल होगा। ओके, डन नाउ, क्लियर हो गया। 24th क्वेश्चन जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है, जब ये पेपर हुआ था तो मैंने देखा कि कोई भी पर्सन इस क्वेश्चन को कह रहा था कि रोंग है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, NIT वालों ने क्वेश्चन गलत डाल दिया, कईयों ने इसको चैलेंज भी कर दिया। पर हमारे बच्चों को, मैंने उस टाइम बच्चों को करवा दिया था क्वेश्चन, और मैं फिर बता रहा हूँ कि कुछ हमारे बच्चे इस क्वेश्चन को पेपर में करके आए थे। तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों किया। मैंने उनको मना किया कि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं करना, पर कहते सर टाइम था, हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। पर ये क्वेश्चन ऐसा था जो मैं स्टूडेंट को कभी नहीं बोलूँगा कि पेपर में करके आओ। इतना लेंथी क्वेश्चन था, स्कूल के बच्चों ऐसे क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, कईयों ने इसको गलत बोला है, पर हमने इसको उस टाइम भी बोल दिया था। अब मेरा लेक्चर चेक कर लेना, जब पेपर हुआ था 2023 का, मैं तब भी बोल दिया था कि क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। इसको मैंने उस टाइम भी करेक्ट करके बिल्कुल सेम मैंने वहाँ पर भी उस टाइम भी दे दिया था। कुछ नहीं करना, स्कूल के बिल्कुल बच्चों वाला काम था। तभी ये थोड़ा बोरिंग क्वेश्चन था,
फंक्शन पोलिनोमियल है, डिग्री 4 है, तो मैं भी इस पर आपको कर दिखा देता हूँ। फंक्शन पोलिनोमियल डिग्री 4, ए की एक्स, ए एक्स की पावर 4, बी एक्स क्यूब, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ऐसा पोलिनोमियल है। लेट दिस बी पोलिनोमियल। तो हमें f0 25 दिया हुआ है। f0 क्या होता है, 0 डालेंगे तो e बचेगा, दिस 25, तो e की वैल्यू तो 25 आ गई, e की वैल्यू 25 आ गई। बाकी इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है, fn इज n+1, क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, fn इज n+1, दिस मीन्स f1 इज 2, f2 इज 3। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम थोड़ा सा बोरिंग क्वेश्चन है, मैं आप कह रहा हूँ कि बोरिंग क्वेश्चन है, n क्या 1 2 3 4, तो f4 इज 5, तो f5 इज 6। अच्छी बात यह है कि हमें 1 2 3 4 5 कंडीशन यहाँ गिवन है और ई हम पहले निकाल चुके हैं। तो अननोन कितने हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर हमारे पास 5 कंडीशन, हमारे 5 चीज़ें हमारे पास है और अननोन ए बी सी डी है, ई तो हम निकाल चुके हैं। 5 हमें कंडीशन गिवन है और 4 अननोन है, तो डेफिनेटली मैथ्स में सोल्व होगा। मैथ्स में आपको पता है जितने अननोन है उतनी कंडीशन अगर होती हैं तो क्वेश्चन सोल्व होता है। यहाँ पर 4 अननोन्स है, कंडीशन 5 है, एक ज़्यादा कंडीशन है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन सोल्व होगा। पर यहाँ पर टाइम थोड़ा वेस्ट होगा वैल्यू डालने में। आपने FO1 निकाला, देखो आपके सामने हमने किया हुआ है, FO1 डाला, F1 2 है, F1 क्या है 2 है, यहाँ डाला हमने a + b + c + d, e की वैल्यू 25 हमें पहले ही पता है, इसको डाल दी तो पहली इक्वेशन आ गई, नंबर 1 इक्वेशन। सिमिलरली F2 3 है, वहाँ पर भी डाल दिया तो नंबर 2 इक्वेशन आ गई। F3 है, वहाँ पर भी डाल दिया, नंबर 3 इक्वेशन आ गई। F4 है, वहाँ पर भी डाल दिया, वहाँ पर ही आ गई। फिर हमने अभी देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 4 इक्वेशन आ गई, चारों किस में आ गई, ए बी सी डी में आ गई। 4 इक्वेशन आ गई ए बी सी डी में, 4 इक्वेशन है, 4 ही अननोन है, वो तो सोल्व होगा ही। अब 4 इक्वेशन में हम किसी एक को टारगेट बना लेंगे, जैसे हमने नंबर 1 नंबर 2 में एक को टारगेट बनाएंगे, उसको हटाना हमें सपोज कर दें डी को हटाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी हट जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी हट जाएगा, ए बी सी की क्वेश्चन आ जाएगी। सिमिलरली नंबर 2 नंबर 3 को भी ऐसा किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, अगेन डी हट गया, ए बी सी की क्वेश्चन आ गई। सिमिलरली नंबर 3 नंबर 4 में वैसा किया, ओके ये क्या है 3D है, जो भी नंबर 3 नंबर 4 कहाँ गया, नंबर 4 ये रहा, जो यहाँ देख सकते हो आप, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो डी दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, डी कट गया। अब 3 इक्वेशन बची ए बी सी में। अब पहले हमने ई तो पहले हट गया था, डी भी हट गया। अब ए बी सी की 3 इक्वेशन आई, फिर हम ए बी सी पे टारगेट मारेंगे। देखो जरा, ए बी सी की पहली इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई, ए बी सी की दूसरी इक्वेशन ये आ गई, ए बी सी तीसरी इक्वेशन आ गई, क्या बोलेंगे 5 6 7। ए बी सी की पहली इक्वेशन, ए बी सी की दूसरी इक्वेशन, ए बी सी तीसरी इक्वेशन, फिर दोनों को माइनस किया, सी हट गया, ए बी की इक्वेशन आ गई, इन दोनों को माइनस किया, सी हट गया, ए बी की एक और इक्वेशन आ गई, 2 नई इक्वेशन आ गई, किसमें, ओनली ए बी में। देखो ओनली ए बी में आ गई। अब बस अब ए बी में आ गई तो कोई बच्चा सोल्व कर सकता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू को पुट किया तो बी की वैल्यू आ गई, ए ओ बी की वैल्यू को पुट किया तो सी की वैल्यू आ गई, ए ओ बी सी की वैल्यू को पुट किया तो डी की वैल्यू आ गई, ए बी सी डी आ गया, ई तो पहले ही पता था, तो सारे अननोन्स आ गए, ए बी सी डी ई। अगर हमें ए बी सी डी मिल गया तो पोलिनोमियल कैसा था, दिस इज अ पोलिनोमियल, वहां पर ए बी सी डी ई डाल दिया, ए बी सी डी डाल दिया तो ये आपका पोलिनोमियल बन गया। बस वहां से FO5 निकाल लिया। पर मैं कहूँगा बोरिंग था क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल नहीं था। ओके मैं तो फिर कहूँगा नहीं करना चाहिए पेपर में, ओके बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर जो बच्चा घर में आ गया, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आप कर सकते थे, इसको रोंग ना बोलना, बस ये रोंग नहीं है। ओके तो इसका आंसर क्या आ गया, 30 इसका आंसर आ गया। चॉइस में था, चॉइस में 30 आंसर था, आपका डी चॉइस 30 था। ओके क्लियर होगा कि नहीं, इसको आराम से देख लेना स्टूडेंट्स, इसको एक बार आराम से देख लो, बिल्कुल स्कूल का वे है, बिल्कुल स्कूल का वे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको 1-2 बार रिवाइंड करके दोबारा से सुन सकते हो, तो ये आप देख सकते हो, पूरा सोल्यूशन आपके सामने निकाल रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स आराम से देख लेना। ओके मैंने आपके सामने कर दिया हुआ है, ये आपके सामने आ गया। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ये क्वेश्चन भी सिंपलेस्ट कैटेगरी में था, ऐसे क्वेश्चन हम डेली करते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अनकंटेन 5 येलो 4 ब्लैक 3 वाइट बॉल्स, एक बैग है जिसमें 5 येलो है, 4 ब्लैक है, 3 वाइट बॉल्स है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट नो ब्लैक बॉल इज नीडेड, सिलेक्टेड। सो पहली बात है टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स है 5 + 4 + 3। टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, टोटल बॉल्स है 4 + 5 + 4 + 3 कितनी होगी, 12 बॉल्स होगी।
पहले यहाँ से टोटल बोल्स में से 3 बोल्स निकालो, 12C3। टोटल बोल्स में से 3 बोल्स निकाली, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, दिस इज सैंपल स्पेस 12C3। बट वो क्या कह रहा है, नो ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड, कोई ब्लैक बॉल नहीं चाहिए। तो ब्लैक बॉल कौन सी है, ब्लैक बॉल्स मैं देख रहा हूँ 4 ब्लैक बॉल्स है, इसको बाहर निकाल दो। नॉन ब्लैक बॉल्स कितनी होगी, नॉन ब्लैक, देखो इसमें पेन नहीं चलाना आपको, ये तो मैं आपको पेन चला रहा हूँ, तो इतना आसान क्वेश्चन है कि पेन नहीं चलाना। नॉन ब्लैक बॉल्स कितनी होगी, 8 होगी। तो अगर आपको नॉन ब्लैक बॉल चाहिए तो उसमें 3 बॉल निकाल लो, तो 8C3 बाई 12C3, दिस सिंपल। ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, 8C3 बाई 12C3। इसको कैलकुलेशन, हल्की सी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14/55। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया हमने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आप देखोगे 25 क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, हाफ पेपर मैं निकाल चुका हूँ। आज के क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। आज मैंने 10th क्वेश्चन लेकर 25th क्वेश्चन तक आपके सामने डन किया है। आप देखोगे उसमें से अबाउट 16 क्वेश्चन मैंने कर दिए, उसमें से अबाउट मोर देन 10 to 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही सिंपल थे। अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल था बताओ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कितना, 24 चलो मैं मान लिया लेंथी क्वेश्चन था, ये आप छोड़ सकते थे। 23 क्वेश्चन भी चलो थोड़ा सा था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। 22 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, 21 क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था, 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन के पेपर में आ रहे हैं, तब भी आप बोलते हो कि पेपर टफ था, फिर तो मैं नहीं कहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी। प्रिपरेशन अच्छी होती तो ये पेपर टफ नहीं लगता आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टाइम हम 25, 26 ऑनवर्ड, 26 टू देखेंगे कितने क्वेश्चन हो पाएंगे हमसे। तो अभी अप टू 25 क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज करो, उसके बाद हम 26 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को पिक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।